और अपने हाथ से एक मैजिक बॉल क्रिएट करके उसे जैसे ही लाइटनिंग और के साथ छोड़ता है, अचानक ही कुछ बहुत अजीब होने लगता है। काफी सारी रेड लाइटनिंग क्रिएट होती है, लेकिन बस कुछ पलों के लिए। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सियोन के पिता कुछ लकड़ियों में आग लगाते हैं और फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर सियोन गैदर्ड मैजिक का यूज करके कुछ ट्राई करना चाहता है, जिसके बाद सियोन मैजिकली चार्ज स्टेट में आता है और फिर वो आग के ऊपर अपना हाथ रखता है। लेकिन ऐसा करने से उसके हाथ में नीले रंग की आग लग जाती है, इसीलिए तुरंत उसके पिता उसके ऊपर पानी डाल देते हैं जिससे वो आग बुझ जाती है। लेकिन ये काफी खतरनाक था। तभी उसकी बहन आकर घबराते हुए पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? सियोन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ और अब मैंने कुछ नया सीखा है। इसी के साथ एक नई बात जो मैंने जानी, जब मैजिकल एनर्जी नेचुरल फेनोमेना से मिलती है तब क्या होता है, जो अभी अभी आप सभी ने देखा। मेरे हाथ पर जो गैदर्ड मैजिक था वो नीली आग की लपटों में तब्दील हो गया, और ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि नेचुरल फेनोमेना मैजिकल एनर्जी के कांटेक्ट में आया। तभी उसके पिता गहरी आवाज में कहते हैं, मैं मैजिकल एनर्जी को देख तो नहीं सकता, लेकिन जो मैंने अभी अपनी आंखों से देखा मुझे उस पर यकीन है। लेकिन तभी मैरी को इस बात का बुरा लगने लगता है कि सियोन और पिताजी एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, लेकिन उसे ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो अपनी बहन को समझाने की कोशिश करता है, नहीं ऐसा नहीं है, आपकी ही बदौलत तो मैं मैजिकल एनर्जी के बारे में पता लगा पाया। मैरी हल्की सी नाराजगी के साथ कहती है, हाँ तुमने सही कहा, यह सब मेरी वजह से हो रहा है। लेकिन तभी सियोन को अचानक एहसास होता है कि अभी अभी उसने जो किया वो असल में फायर टाइप मैजिक ही था, और जैसे ही उसे यह समझ आता है वो एकदम अजीब तरह से जोर जोर से हंसने लगता है। हा, अब तो मैं भी फायर बॉल का यूज कर पाऊंगा। इसके बाद सियोन हमारी तरफ देखकर कहता है, बुरी घटनाओं से भी कुछ कुछ सीखा जा सकता है। और फिर वो दिन आता है जब असल में सियोन की मैजिक की रिसर्च की असली शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि सियोन के पिता पूरी तरह से तैयार थे पानी फेंकने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सियोन गैदर्ड मैजिक का यूज करके फिर से आग में हाथ डालने वाला था। और जैसे ही वो ऐसा करता है फिर से उसके हाथ में वो नीली आग लग जाती है। तभी उसके पिता तुरंत पानी डालकर उस आग को बुझा देते हैं। लेकिन इसके बाद भी सियोन हार मानने को तैयार नहीं था। वो फिर से कोशिश करने के लिए खड़ा हो जाता है। उसके पिता उसकी लगन देखकर आग में और भी लकड़ियां डाल देते हैं। अब सियोन फिर से गैदर्ड मैजिक का यूज करके नीली आग की लपटों को अपने हाथ में लगाता है। अगले ही पल उसके पिता फिर से पानी फेंककर आग बुझा देते हैं, और इसी तरह वो ये लगातार कई बार प्रैक्टिस करते रहते हैं। कुछ देर बाद सियोन के पिता गहरी आवाज में कहते हैं, चलो अब एक छोटा सा ब्रेक ले लो। सियोन हल्की मुस्कान के साथ अपने भीगे हुए बदन को पोंछने लगता है। तभी वहां रोज आती है और फिर सियोन उसे बताने लगता है, मैं यहाँ पर मैजिकल एनर्जी को फायर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैंने पिताजी को भी समझा लिया है, अब वो भी मेरी मदद कर रहे हैं। इसके बाद सियोन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, वैसे कल के लिए शुक्रिया। जब मैंने गैदर्ड मैजिक का यूज करके उस गोब्लिन को हराया था तब जिस तरह तुमने मेरा साथ दिया उस बात से मैं बहुत खुश हुआ। रोज सिर हिलाकर कहती है, मैं शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ही बदौलत उस दिन हम सभी उस गोब्लिन से बच सके। वैसे यहाँ मुझे मैरी नहीं दिख रही, वो तो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। वहीं दूसरी ओर हम मैरी को देखते हैं जो स्टेंसमैनशिप की प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि वो खुद को ज़्यादा ताकतवर बनाना चाहती थी। लेकिन यहाँ रोज सियोन से कहती है, अगर मैरी को कोई भी दिक्कत होती है तब तुम उसे ज़रूर जताना कि तुम उसके साथ हो, क्योंकि मेरे ख्याल से वो भी यही उम्मीद रखती है। दूसरी ओर प्रैक्टिस करते वक्त मैरी को फिर से वो दिन याद आता है जब उसका सामना गोब्लिन से हुआ था और उस वक्त वो कितनी कमज़ोर पड़ गई थी। यही याद करते हुए मैरी एक और बार पूरी ताकत से प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। और अब चलो दोस्तों, अब तक हमने मैजिक के बारे में जो भी सीखा है उसे एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहली बात, जितनी ज़्यादा मैजिकल एनर्जी को इकट्ठा करोगे तुम्हारे हाथों में उतनी ही बड़ी आग लगेगी, और तुम्हारे अंदर मौजूद मैजिकल एनर्जी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी तुम उतना ही ज़्यादा ताकतवर मैजिक यूज़ कर पाओगे। दूसरी बात, सियोन ने सिर्फ आग ही नहीं बल्कि दूसरी गर्म चीज़ों पर भी गैदर्ड मैजिक के ज़रिए कनेक्ट होने की कोशिश की है, और हर बार टेम्परेचर ज़्यादा होने पर उसके हाथ में आग लग जाती है। तीसरी बात, जब सियोन मैजिकली चार्जर स्टेट में आग को छूता है तब उस टाइम पर उसके हाथ में नॉर्मल आग ही लगती है। चौथी बात, अगर तुम अपने हाथ में दस्ताना भी पहन लेते हो तब भी गैदर्ड मैजिक से तुम्हारे हाथ में आग लग जाएगी और तुम्हारा दस्ताना जल जाएगा।
काफी सारी कोशिशें करने के बाद भी अब तक सियोन आग पर सही से काबू नहीं पा पाया है। इसीलिए सियोन गहरी सांस लेते हुए कहता है, काश मैं भी ट्राउट मछलियों की तरह अपने हाथों से लाइट बॉल्स निकाल पाता। तभी मैरी मुस्कुराते हुए कहती है, मैं ये कर सकती हूँ। वो सच में ऐसा करके भी दिखाती। ये देखकर सियोन के होश उड़ जाते हैं। सिर्फ मैरी ही नहीं, रोज भी ऐसा कर सकती है। लेकिन सियोन ने कभी पूछा ही नहीं, तो रोज ने कभी बताया ही नहीं। इसके बाद मैरी और रोज दोनों सियोन को सिखाने लगती हैं कि वो किस तरह अपने हाथों से लाइट बॉल निकाल सकता है। जिस तरह पानी से बूंदें गिरती हैं, उसी तरह मुझे अपने हाथों से मैजिकल एनर्जी को रिलीज करना होगा। और जैसे ही वो ऐसा करता है, वो इसमें कामयाब हो जाता है। लेकिन सियोन के पिता ये सब देख तो रहे थे, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर सियोन फिर से प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन इस बार एक फायर स्ट्राइकर की मदद से उसमें गैदर्ड मैजिक करता है। और फिर जैसे ही वो उसे क्लिक करता है, अचानक ही एक फायर मैजिक बॉल क्रिएट हो जाती है, जो आसमान में जाकर धीरे धीरे गायब हो जाती है। शियोन के पिता अपनी आंखों से यह सब देख चुके थे। मैरी और रूज दोनों शियोन के इस गजब के आइडिया की तारीफ करने लगती हैं, और शियोन अपनी खुशी को रोक नहीं पाता। आखिरकार मैंने कर दिखाया। जिस मैजिक को यूज करने का सपना वो कई सालों से देख रहा था, आखिरकार अब वो उसे यूज कर सकता था। खुशी से भरा शियोन अचानक एक बहुत ही अजीब सा चेहरा बना देता है। उसके पिता देखते हैं और अरे नहीं, फिर से वही अजीब चेहरा। और तभी हमें पता चलता है कि शियोन ने अपने इस नए पावरफुल स्पेल का नाम फ्लेयर रखा है। शियोन अभी भी इसकी सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहा है, इसलिए वो इसे एक हमले के रूप में यूज नहीं कर सकता। और दोस्तों, ऐसे ही एक महीना गुजर जाता है। अब फलों के उगने का मौसम आ गया है। अगले सीन में हम शियोन को देखते हैं, जो कि कुछ ज्यादा ही थका हुआ था, क्योंकि जब भी वो फ्लेयर का यूज करता है, मैजिकल एनर्जी को मूव कराने में उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। और वो यही सब सोच ही रहा था कि तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वह जाकर देखता है कि उसकी बहन मैरी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही है। लेकिन लगातार इस तरह प्रैक्टिस करने की वजह से मैरी के हाथों में छाले पड़ गए हैं। इसीलिए उसके पिता कहते हैं, मैरी आज के लिए इतना ही रहने दो। लेकिन मैरी तुरंत जवाब देती है, नहीं, मैं और भी ज्यादा ट्रेनिंग करूंगी, क्योंकि मैं खुद को ताकतवर बनाना चाहती हूँ। तभी शियोन आकर कहता है, दीदी आपको पिताजी की बात माननी चाहिए, आज के लिए इतना ही रहने देना चाहिए। लेकिन मैरी उसकी भी बात नहीं सुनती और फिर से ट्रेनिंग करना शुरू कर देती है। शियोन जब इस बात पर जोर डालता है, तो पहले तो मैरी उसकी ओर गुस्से में देखती है, फिर गहरी सांस लेते हुए कहती है, ठीक है, अगर तुम कहते हो। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। ये देखकर शियोन के पिता कहते हैं, उसके ऐसे बर्ताव पर तुम चिंता मत करना, वो इस वक्त अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रही। फिर अगले सीन में शियोन अपने पिता को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताता है, जो बिल्कुल लाइटनिंग की तरह होती है। क्या इस दुनिया में कोई ऐसे एनिमल या प्लांट्स हैं जो लाइटनिंग प्रोड्यूस करते हों? अब शियोन फायर मैजिक के अलावा नए मैजिक के बारे में भी सीखना चाहता है, और उसका अगला टॉपिक है लाइटनिंग। इसी वजह से अब वह कहीं से इलेक्ट्रिसिटी ढूंढना चाहता है। लेकिन उसके पिता कहते हैं, नहीं, ऐसा कोई भी जानवर या पौधा नहीं है जो लाइटनिंग बना सके। फिर वे थोड़ा रुक कर कहते हैं, लेकिन हाँ, मैंने कहीं सुना था कि किसी शख्स ने ऐसा ही एक सिमिलर फेनोमेनन देखा था, और शायद इसका जिक्र मुझसे ग्रा ने किया था। लेकिन उससे मिलने के लिए हमें ऑस्ट्रिया जाना होगा। अब अगले सीन में जब शियोन इस बारे में मैरी से पूछता है, तो वो जवाब देती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगी, मुझे यहाँ बहुत सारे काम हैं। जिसके बाद वो शियोन को अपने कमरे से बाहर निकालने लगती है और फिर दरवाज़ा बंद कर देती है। शियोन को अपनी बहन का यह बर्ताव बहुत अजीब लगता है। साथ ही उसने मैरी के हाथ में पट्टी बंधी हुई भी देखी थी। अब जब जे और शियोन ऑस्ट्रिया टाउन पहुंचते हैं, तब ग्रा उन्हें लाइटनिंग ओर के बारे में बताता है। लेकिन लाइटनिंग ओर का मिलना बहुत ज्यादा रेयर होता है, क्योंकि वे माइनिंग साइट्स में पाए जाते हैं और उन्हें लेने के लिए स्पेशल परमिशन की जरूरत पड़ती है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें छूना भी बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी निकलती रहती है। इसीलिए कोई भी उन्हें छूने की हिम्मत तक नहीं करता। अब शियोन के सामने एक बड़ा सवाल आ गया था, वो इस लाइटनिंग ओर को आखिर अपने घर तक कैसे ले जाएगा। इसीलिए शियोन यहाँ पूछता है, मिस्टर ग्रा, क्या यहाँ आसपास कोई ऐसा पेड़ नहीं है जिसमें से सफेद रस निकलता हो? मिस्टर ग्रा सोचते हैं, फिर जवाब देते हैं, नहीं, ऐसी कोई चीज यहाँ नहीं है। शियोन समझ जाता है कि इस दुनिया में रबर ट्रीज नहीं है। अब उसके दिमाग में दूसरी चीज आती है, ग्लास। वो तुरंत पूछता है, क्या आपके पास आइसन ग्लास नाम का कोई मिनरल है? वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल क्रिस्टल की तरह। मिस्टर ग्रा सोचकर कहते हैं,
क्या तुम पेपर क्रिस्टल की बात कर रहे हो? इसके बाद मिस्टर ग्रा अपने पास से एक ऐसा ही क्रिस्टल निकालते हैं। ये बहुत ही चमकीले होते हैं, इसीलिए मिस्टर ग्रा कुछ क्रिस्टल हमेशा अपने पास रखते हैं। दोस्तों, जो आइसन ग्लास होता है वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन शीट्स में काम आता है, और शायद शियोन इस क्रिस्टल का भी उसी तरह इस्तेमाल कर सके, लेकिन वो इसे उस रूप में बनाएगा कैसे? तभी गस्ट हंसते हुए कहता है, आजकल के बच्चे ना जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। लेकिन शियोन के पिता गंभीर होकर कहते हैं, शियोन किसी नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं है। फिर शियोन पूछता है, मिस्टर ग्रा, क्या आपके पास ऐसा ही एक बड़ा क्रिस्टल है? मिस्टर ग्रा सोचते हैं और फिर जवाब देते हैं, हाँ, लेकिन इतना बड़ा क्रिस्टल लेने के लिए तुम्हें 4000 रिलम चुकाने होंगे। दोस्तों, इस दुनिया में ये बहुत बड़ी रकम होती है। इतने में तो एक पूरा परिवार 5 स्टार रेस्टोरेंट में आराम से खाना खा सकता है। लेकिन शियोन के पिता बिना कोई झिझक कहते हैं, मैं इसे खरीदूंगा, क्योंकि आज तक शियोन ने अपने पिता से कभी भी अपने लिए कुछ खरीदने को नहीं कहा था। और तभी उसके पिता मुस्कुराकर कहते हैं, मैं तुम्हारा पिता हूँ, और अगर मेरी हैसियत इतनी है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। ये सुनकर प्रभावित होता है और कहता है, तुम सच में बहुत ही अच्छे पिता हो। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग अपने घर पर लाइटनिंग ओर को लेकर आ जाते हैं, और इस बार शियोन की माँ भी उसे देखने के लिए वहीं खड़ी होती है। अब शियोन अपने हाथ में गैदर्ड मैजिक का उपयोग करके धीरे धीरे लाइटनिंग ओर के करीब जाता है। फिर अपने हाथ से एक मैजिक बॉल क्रिएट करता है। जैसे ही वह लाइटनिंग ओर के साथ टकराती है, चारों तरफ काफी सारी रेड लाइटनिंग क्रिएट होती है, लेकिन ये सब बस कुछ ही पलों के लिए होता है, और फिर वो लाइटनिंग अचानक गायब हो जाती है। इन दोनों को लगता है कि शियोन का एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है, इसीलिए ये दोनों उसे सहानुभूति देने लगते हैं। लेकिन तभी शियोन अचानक अजीब रंग से हंसते हुए कहता है, मेरा प्लान कामयाब रहा। और फिर खुशी के मारे शियोन वहीं उछलने और कूदने लगता है। अपने बेटे को इतना खुश देखकर शियोन की माँ भी मुस्कुरा उठती है। फिर हमें पता चलता है कि जब गैदर्ड मैजिक लाइटनिंग ओर के संपर्क में आता है तब उसमें आग नहीं लगती, बल्कि उसमें से बहुत तेज लाइटनिंग पैदा होती है। और इससे ये बात साबित होती है कि मैजिकल एनर्जी सिर्फ आग ही नहीं बल्कि दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी कनेक्ट हो सकती है। यानी कि जब मैजिकल एनर्जी किसी नेचुरल फेनोमेना के संपर्क में आती है तो वो उसे मिमिक करने लगती है। यानी कि अब तक शियोन ने जितने भी मैजिक यूज करने के बारे में सोचा था वो उन सब का यूज कर सकता है। इसके बाद शियोन अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि वो अपनी मैजिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करके उसे ऐसे इलेक्ट्रिक शॉक की तरह कैसे शूट कर पाएगा, क्योंकि मैजिकल एनर्जी लाइटनिंग ओर के संपर्क में आते ही चारों ओर बिजली फेंकने लगती है। शियोन तो उसके करीब भी नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी चाहे कुछ हो जाए मैं मैजिक का यूज करना जरूर सीखूंगा। लाइटनिंग मैजिक और एक मैजिकल बॉल। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जो मैजिकल एनर्जी मैं रिलीज करता हूँ जरूरी नहीं कि वो सिर्फ बॉल के शेप में हो। इसके बाद हम देखते हैं कि शियोन अपनी मैजिकल एनर्जी को एक क्यूब के रूप में समन कर लेता है। फिर वो अपनी मैजिकल एनर्जी को जिस भी रूप में इमेजिन करता है वो उसी रूप में तब्दील होने लगती है। अब यही बताने के लिए वो अपनी बहन के कमरे में आता है, लेकिन वहाँ वो देखता है कि मैरी नहीं है, और वहाँ बिस्तर पर सिर्फ मैरी के हाथ में बंधी हुई पट्टियाँ पड़ी होती हैं। फिर वो अपने घर से बाहर आता है और मैरी को ढूंढते हुए काफी दूर आ जाता है, लेकिन उसे मैरी कहीं नहीं दिखती। चलते चलते वो नदी किनारे आता है और यहाँ वो मैरी को ट्रेनिंग करते हुए देखता है, जहाँ हम देखते हैं कि ट्रेनिंग करते वक्त मैरी की लकड़ी की तलवार अचानक टूट जाती है। ये देख शियोन को अपनी बहन की नज़रों में मायूसी नजर आती है, और उसे उसी लम्हे में याद आता है कि कैसे उसकी बहन ने उसे देखा था, और हाँ, रोज ने भी उससे कहा था कि उसे अपनी बहन का साथ देना चाहिए। शियोन को देख मैरी पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन शियोन कहता है, जब भी मैं मैजिक यूज करने की कोशिश करता तुम मुझे इंस्पायर करती, लेकिन जब तुमने कुछ करने की कोशिश की तो मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो हंसते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। बस पल भर के लिए मुझे ये ख्याल ज़रूर आया था कि आखिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो, लेकिन तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, हमेशा मुझे तुम्हारी हिफाजत करनी चाहिए, और इसलिए मैंने तलवारबाजी की इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग की। लेकिन जब ज़रूरत थी तब मैं कुछ नहीं कर पाई, घबराहट के मारे मैं हिल तक नहीं पाई, और अगर उस वक्त तुमने हमें बचाया होता तो मैं और माँ मारे जाते। और इस वजह से मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा कि आखिर क्यों मैं उस वक्त कुछ नहीं कर पाई। शियोन कहता है, तब क्या आप अब मुझसे नफरत करती हैं? वो कहती है, तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
मुझे बस जलन इस बात से हो रही है कि मेरे कमज़ोर होने की वजह से तुम्हें ताकतवर बनना पड़ रहा है, और इसीलिए अब मैं वो हर एक मुमकिन कोशिश कर रही हूँ जिससे मैं खुद को ताकतवर बना पाऊँ। लेकिन जब भी तुम्हारा चेहरा मेरे सामने आता है मुझे वही दिन याद आता है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगले ही पल में शियोन मैरी को जाकर गले लगा लेता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं सकता। मैरी रोते हुए कहती है, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए जो मैंने तुम्हारे साथ वैसा बर्ताव किया। शियोन कहता है, आप चिंता मत कीजिए, अगर आपके दिल में कोई भी दर्द है तो आप वो मुझे बताइए, मैं आपका दर्द आपसे छीन लूँगा। मैं एक बात समझ चुका हूँ कि चाहे वह बच्चा हो या बड़ा, हर किसी को जिंदा रहने के लिए लड़ना पड़ता है। और यहीं यह एपिसोड एंड होता है और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं। थैंक यू इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। अगर आगे भी तुम लोग को ऐसी अलग अलग कमाल की एनीमे देखनी है तो तुम लोग भाई इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके एल नोटिफिकेशन ऑन तो कर ही देना।